जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती का आपका प्लेटफॉर्म का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हम 14 बनाने जा रहे हैं। ये आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, यानी इससे पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अगर जरूर देख लेना, इससे आपके लिए एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका, यानी देखिए आपका क्वेश्चन 1 से लेकर आपका 40 तक मैथ और रीजनिंग का प्रश्न होगा, जिसे हम बाद में सोल्व करेंगे। पहले चलिए हम जीके जीएस से शुरू करते हैं, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 41 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 41 है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं। तो ये आपका मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये आपका मच्छरों से फैलते हैं, जबकि आपका निमोनिया ये आपका जीवाणु से उत्पन्न होते हैं। इसे याद रखिएगा, निमोनिया आपका जीवाणु के कारण होते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सी डी हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। ये आपका है घटपर्णी पौधा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कौन सा पौधा है, घटपर्णी पौधा है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलते हैं। तो ये फैलता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, यानी अधूरे जले जीवाश्मों से क्या निकलते हैं, आपका CO गैस निकलते हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन है कि सांप के जहरीले दांतों को क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं विष दंत। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या कहते हैं, विष दंत कहते हैं, यानी सांपों के जहरीले दांतों को हम कहते हैं विष दंत, जिससे यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग करते हैं। तो इसमें करते हैं आपका किसका, केचुए का यूज करते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या होगा आपका 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय विटामिन डी है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, एग्रोकैल्सीफेरॉल। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, एग्रोकैल्सीफेरॉल। या एक चीज़ याद रखिएगा, आपका विटामिन का खोज किसने किया था, तो ये आपका फंक ने किया था। और आपका विटामिन यानी विटामिन को 2 भागों में बांटा है। एक आपका है जल में घुलनशील विटामिन, तो ये होता है आपका बी एंड सी, और एक आपका है वसा में घुलनशील विटामिन, तो ये होता है आपका ए डी ई के। तो ये आपका है वसा में घुलनशील विटामिन, और आपका ये क्या है, ये आपका जल में घुलनशील विटामिन है, बी एंड सी। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन है कि पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का यूज करते हैं। किस अक्रिय गैस का उपयोग करते हैं, तो हीलियम का यूज करते हैं। याद रखिएगा, गुब्बारे फुलाने में हीलियम गैस का यूज करते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन है कि जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्रावित होता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्रावित होता है, तो ये होता है आपका थायराइड्स ग्रंथि से। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, थायराइड्स ग्रंथि से। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन है कि भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। किस द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, पट्टी द्वीप में। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संधिपाद है। इनमें से कौन सा एक संधिपाद है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 51 है। आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि ऊँटों के बारे में कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिए, गलत पूछ रहा है आपसे, सही नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। कौन सा गलत है। आपका ऐसे ऑप्शन ए है कि उनका गोबर सूखा होता है, बिल्कुल सही है। बी आपका है कि वे थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन सी है कि उन्हें बहुत पसीना आता है। ऑप्शन डी है कि वे स्थलीय आवासों में रहते हैं। डी तो सही है आपका, और बी भी सही है। मुझे सी लगता है जो आपका गलत है। सी इसमें आपका गलत है, इसे अधिक पसीना नहीं आते हैं। आपका ऑप्शन सी है वो आपका गलत है। एक चीज़ और याद रखिएगा, ऊँट जो है अपना कोर में वसा के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन है कि जीका वायरस रोग
मुख्यतः मच्छरों के प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होते हैं। यानी किस मच्छर के प्रजाति द्वारा? तो ये होता है आपका एंडीज मच्छर के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। किस मच्छर से होते हैं? तो एंडीज मच्छर से आपका जीका वायरस रोग होते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? निम्न में से कौन सा एक लौह खनिज है? तो ये आपका है मैग्नीज। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या आपका? तो मैग्नीज है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का एक्स होता है। यानी आपका बॉक्साइट किसका एक्स होते हैं? तो ये आपका एल्युमिनियम का एक्स होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सही है? ऑप्शन ए है कि अस्पष्ट कांच से बनी एक थाली बोतल एक पारभासी वस्तु का उदाहरण है। पारभासी वस्तु का उदाहरण है? नहीं, ये आपका गलत है। बी है कि एक फ्राइंग पैन अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। ये आपका बिल्कुल सही है। आपका 54 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। एक चीज़ याद है कि आपका वस्तु 3 प्रकार होती है। आपका एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, एक होता है परभासी। तो पारदर्शी में आपका जो प्रकाश होते हैं वो आर पर गमन करते हैं, वो होगा पारदर्शी। और आपका जो वस्तु होता है अपारदर्शी, उसमें प्रकाश आपका आर पर गमन नहीं कर पाते हैं, उसे कहते हैं अपारदर्शी। एक होता है आपका परभासी। परभासी होता है क्या? तो उसमें प्रकाश आंशिक रूप से आर पर कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं परभासी। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यानी भारत का आपका उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। इसे याद रखिएगा। यानी आपका वर्तमान में पूछा जाए कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, तो यानी आपका भारत के अभी उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपका है जगदीप धनखड़। यानी अभी आपका राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? तो जगदीप धनखड़ है, ये हम बोल सकते हैं। इसे आप याद रखिएगा। एक चीज़ याद रखिए, आपका राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपका मिनिमम आयु आपको 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपका मिनिमम आयु आपका 30 वर्ष होनी चाहिए। और एक चीज़ और है कि आपका राज्यसभा में अभी वर्तमान में सीट कितना है? तो 200 कितना है? आपका 245 है। याद रखिए, अभी वर्तमान में आपका राज्यसभा का कुल सीट कितना है? 245 है। ये आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो ये आपका 250 मैक्सिमम हो सकते हैं। 250 मैक्सिमम हो सकते हैं। और आपका राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भू संसाधनों का उत्पादक और उपभोक्ता है? यानी भू संसाधनों का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। तो ये कौन हो सकता है? ये होगा आपका मानव। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यानी आपका मानव भू संसाधनों का उत्पादक भी है और आपका उपभोक्ता भी है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन है कि चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है, याद रखिएगा, ये आपका गुजरात में स्थित है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि HIV एक विषाणु है जो शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, HIV वायरस के कारण ही आपका एड्स बीमारी होते हैं। यही पूछ रहा है आपका इसी HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है आपका ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या होता है आपका? तो ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस होते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों के परावर्तक सतह के रूप में करते हैं? तो ये करता है आपका अवतल दर्पण का यूज करते हैं। सर्च लाइट के परावर्तक सतह के रूप में किसे यूज करते हैं? तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और आपका अवतल दर्पण का यूज हजामती के रूप में भी करते हैं। हजामती के रूप में भी करते हैं आपका अवतल दर्पण का यूज। यानी आपका सैलून जो लगा रहता है वो आपका अवतल दर्पण ही लगा रहता है। और आपका यूज क्या है अवतल दर्पण का? तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं आपका डॉक्टरों रोगी के नाक मुख कान देखने के लिए, नाक गला कान को देखने के लिए आपको किसका यूज करते हैं? तो ये आपका अवतल दर्पण का यूज करते हैं। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और
और आपका उत्तल दर्पण का यूज कहाँ है, ये आपका गाड़ी के साइड मिरर में किसका यूज करते हैं, तो अब उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आखिर उत्तल दर्पण का यूज गाड़ी के साइड मिरर में क्यों करते हैं, गाड़ी के साइड में इसका यूज क्यों करते हैं, ये आपका लिए क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यानी गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज क्यों करते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसे आप जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 60 आपका है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह के प्रायोगिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। यानी क्वेश्चन ये आपका है कि कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का कार्य नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन ए है कि इलेक्ट्रिक रोस्टर, बिल्कुल सही है, करता है। इलेक्ट्रिक केतली, ये भी करता है आपका। इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, ये भी करता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक वेल, ये आपका इसमें आपका विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कार्य नहीं करता है, यानी आपका इसका आंसर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन है कि ध्वनि के माध्यम संचरण के दौरान कणों के उच्चतम घनत्व का क्षेत्र है, कणों के उच्चतम घनत्व का क्षेत्र है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी संपीड़न। क्या है क्वेश्चन है ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र है, तो ये आपका है संपीड़न। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या होगा आपका 61 का आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। एक चीज़ याद है आपका कि ध्वनि आपका क्या है, तो ये आपका यानी अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि आपका अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। और ध्वनि के संचरण के आपका किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए आपका ध्वनि जो है वो आपका निर्वात में गमन नहीं करती है। इसे भी याद रखिए, निर्वात में गमन नहीं करती है। एक चीज़ और याद रखिए, आपका जो ध्वनि का वेग होता है वो सबसे अधिक आपका ठोस में होता है, इसके बाद आपका द्रव में होता है, सबसे कम आपका गैस में होता है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जरूरी से याद रखिए। एक चीज़ और कि ध्वनि की तीव्रता को हम किस में मापते हैं, तो डेसीबल में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को हम डेसीबल में मापते हैं, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो कॉपर आपका तत्व है, ऑक्सीजन भी है, आपका हीलियम भी है, लेकिन आपका जल ये तत्व नहीं है, ये आपका यौगिक है। इसका सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। जल आपका एक तत्व नहीं है, यह क्या आपका, तो यह एक यौगिक है। इसका सूत्र क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है आपका, H2O होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, ये होता है आपका भारहीनता। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन है कि पौधे में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। याद रखिएगा आपका जाइलम का कार्य क्या होता है, तो यानी पेड़ पौधे में आपका जल और खनिज लवण का परिवहन का कार्य होता है आपका जाइलम का। लेकिन आपका फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो ये आपका पेड़ पौधे में यानी भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, पहुँचाते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा फ्लोएम का कार्य होता है भोज्य पदार्थ को पहुँचाना, और आपका जाइलम का कार्य होता है खनिज लवण एवं जल का परिवहन करना। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन है कि ठोस के पिघलने के दौरान यानी इसका तापमान, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा आपका, यानी ठोस यानी आपका पिघल यानी मान लीजिए आपका आइस है, यानी क्या है, तो बर्फ़ है। बर्फ़ जब आपका पिघलेगा तो ये क्या बनेगा, पानी बनेंगे। ठीक है, पानी बनेंगे, बर्फ़ पिघलेंगे आपको पानी बनेंगे। लेकिन जब आपका वो पिघल रहा होगा, यानी आपका क्या हो रहा है यहाँ, तो स्टेज चेंज हो रहा है। ये आपका ठोस है, ठोस आपका द्रव में बदल रहा है, यानी क्या हो रहा है, तो स्टेज चेंज हो रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आपका स्टेज चेंज होता हो तो उस समय आपका तापमान चेंज नहीं होता है। इसमें आपका तापमान क्या रहता है, तो ये आपका कांस्टेंट रहता है, इसे याद रखिएगा। तापमान आपका कांस्टेंट रहता है। जब आपका स्टेज क्या हो, चेंज होता हो, तो क्या होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, परिवर्तित नहीं होता है। क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है, इसे आप याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था ये आपका। क्वेश्चन आपका 66 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यानी ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो आपका सीधे ठोस से किसे गैस में बदल जाए,
जो आपका सीधे ठोस से किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, उसे हम कहते हैं ऊध्र्वपातक पदार्थ, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊध्र्वपातन बोलते हैं। तो आपका कपूर में होता है, आपका नेपथलीन में भी होता है, और आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड में भी होता है। इन आपका यानी बी सी डी इस तीनों में होता है, आपका किस में नहीं होता है, तो सोडियम सल्फेट में नहीं होता है। तो आपका 66 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। इसे आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी आपका ऑप्शन कपूर देगा, कभी आपका नेपथलीन देगा, कभी आपका अमोनियम क्लोराइड देगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल को याद रखिएगा, इस तीनों में क्या होता है आपका, तो ऊध्र्वपातन की प्रक्रिया होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है। कहाँ पर है, तो अनंत और आपका दर्पण के ध्रुव के बीच है, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच है। तो निर्मित होने वाले छवि क्या होंगे, निर्मित होने वाले आपका प्रतिबिंब क्या होंगे, तो यह होगा आपका आभासी और वस्तु से छोटी, आभासी होंगे और वस्तु से छोटी होंगे। अब देखिए आपका अनंत और आपका फोकस के बीच में क्या है, वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेंगे, तो आपका यानी ध्रुव और फोकस के बीच बनेंगे। कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेंगे, इसे भी याद रखिएगा। और आपका कैसे बनेगा, तो आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होते हैं, एक संपीड़ित मतलब कंप्रेस किया गया स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को क्या कीजिए आप कंप्रेस कीजिए, यानी उसको दबाइए, तो कंप्रेस किए गए स्प्रिंग में आपका कौन सा एनर्जी होता है, तो ये होता है आपका यानी स्थितिज ऊर्जा होते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। कौन सा एनर्जी होता है, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। तो कौन एनर्जी का मान कितना होगा, तो ये होता है आपका हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये क्या आपका, तो ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एक्स क्या आपका, तो ये आपका एक्स इसमें कंप्रेशन है। तो आप ये पढ़े होंगे कब, तो ये आप यदि आप साइंस रखे होंगे, तो या आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, यदि आप साइंस रखे होंगे तो क्लास 11th में ये पढ़े होंगे, आपका स्प्रिंग पढ़ेंगे, वहाँ स्प्रिंग में फोर्स भी होता है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग में आपका पोटेंशियल एनर्जी भी होते हैं, तो ये आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, यदि आप साइंस रखे होंगे तो। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितने लंबे हो सकती है, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितने लंबे हो सकते हैं, ये आपका 100 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं, 100 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन है कि लेंथेनेट्स और एक्टिनेट्स को भी कहा जाता है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं, याद रखिएगा, इसे कहते हैं हम आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है, तो ये कहता है आपका वस्तु की कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर, यानी लगाए गए बल पर। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। याद रखिएगा आपका ध्वनि क्या है, तो आपका ये अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी ध्वनि को आपका गमन करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, इसीलिए आपका निर्वात में गमन नहीं करते, इसे याद रखिएगा। और आपका ध्वनि का वेग क्या होता है, सबसे अधिक होता है आपका किसमें, तो ये होता है आपका ठोस में, उसके बाद आपका द्रव में, और सबसे कम होता है आपका किसमें, तो गैस में होता है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किस संख्या के बराबर होते हैं। आपको हम कितना बार जितना भी आपको सेट कराए हैं, इसमें यदि इस टाइप का क्वेश्चन आया होगा तो वहाँ पर हम आपको डीपली बताए हैं कि देखिए किसी भी आपका परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। याद रखिए कि किसी भी परमाणु में आपका नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन आपका चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो आपका एटॉमिक नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, तो आपका जो एटॉमिक नंबर होते हैं, यानी आपका परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर होते हैं, वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। याद रखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो यानी आपका जो है क्या पूछ रहा था आपका कि परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या किसके बराबर होंगे, यानी परमाणु संख्या आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन डी में है, आपका ऑप्शन डी में है। तो एक चीज़ आपको पता हो गया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, तो अब इसमें आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसी को हम बोलते हैं मास नंबर। तो यानी आपका मास नंबर क्या होगा, तो ये होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, अब देखिए हमको पता चल गया कि प्रोटॉन के बराबर ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होते हैं, इसे हम जेड से लिखते हैं, जेड लिख सकते हैं, बराबर एन हो जाएगा। अब यहाँ से इसको इधर लीजिए तो एन बराबर आपको आ जाएगा ए माइनस जेड आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, ए माइनस जेड आ जाएंगे। इसे भी आप याद रखिए। यानी जब आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितना है, तो क्या करेंगे हम, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। देखिए आपका फॉर्मूला आ गया क्या, एन बराबर ए माइनस जेड। यानी आपका किसी भी परमाणु में आपको पूछा जाए कि न्यूट्रॉन कितना है, क्या करेंगे हम, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इससे भी याद रखिएगा। ये भी फार्मूला आपका क्वेश्चन, इस फार्मूला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है, तो ये आपका सल्फर है। सल्फर आपका सल्फर S8 के रूप में एग्जिस्ट होते हैं, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होते हैं, तो ये होता है आपका क्लोरोफिल होते हैं। यानी आपका हरी पत्तियों में क्या होते हैं, आपका क्लोरोफिल पाए जाते हैं। एक चीज़ याद रखिए, आपका क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा, क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 75 है कि तपेदिक मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, टीबी। तपेदिक मतलब टीबी। टीबी एक बीमारी है, तपेदिक बीमारी है, यानी ये इसको किसको प्रभावित करते हैं, यकृत को, क्या गनाशय को, कि हृदय को, कि फेफड़े को, ये आपको बताना है। ये करता है आपका फेफड़े को प्रभावित करते हैं। टीबी यानी तपेदिक किसको प्रभावित करते हैं, तो फेफड़े को यह आपको प्रभावित करते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है, कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है, तो ये आपका रेणुका। कौन आपका, रेणुका। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ये आपका आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन है कि 7 वर्षीय युद्ध का परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा देश की फौजी की हार हुई थी। तो 7 वर्षीय युद्ध, पहले ये पता कीजिए आपको कि किस देश के बीच हुआ था। तो 7 वर्षीय युद्ध आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके, तो आपका इंग्लैंड यानी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें आपका फ्रांस की हार हो गई थी और आपका ब्रिटेन की जीत हो गई थी। इसमें कौन हारा था, तो आपका फ्रांस ने हारा था, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कि फ्रांसीसी की हार हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78 है कि क्वेश्चन है कि सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो किसकी राजधानी है, तो ये आपका चिली की राजधानी है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो राजधानी है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79 है। आपका क्वेश्चन नंबर 79 है कि 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। पुलिस कमीशन किसके अध्यक्षता में स्थापित हुआ था, ये होता आपका सर एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस कमीशन की यानी आपका स्थापित हुआ था 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी का है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम आपका कहाँ से हुआ है, तो ये आपका हुआ तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से। कहाँ से हुए, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से आपका ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति हुई है, इसे आप याद रखिएगा, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन है कि सौर मंडल में छद्रु बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रह के बीच होते हैं, यानी छद्रु ग्रह आपका किसके बीच होते हैं, तो ये याद रखिए आपका मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं। छद्रु ग्रह आपका मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन है कि भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी, तो ये होता है आपका
1953 ईस्वी में कहाँ से कहाँ, तो मुंबई से थाने के बीच हुआ था। मुंबई से आपका थाने के बीच हुआ था। ये आपका 34 किलोमीटर का हुआ था। शुरू में आपका 34 किलोमीटर बना था मुंबई यानी बम्बई से थाने के बीच 1853 ईस्वी में। और किसके समय, तो लॉर्ड डलहौजी के समय बना था। इसीलिए आपको भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83 है। आपका क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है। इजराइल की मुद्रा इनमें से कौन सी है, ये आपका शेकेल। शेकेल आपका इजराइल की मुद्रा है। शेकेल कहाँ की मुद्रा है, ये आपका इजराइल की मुद्रा है। इसे आप याद रखिएगा। इजराइल की राजधानी क्या है, तो यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया वह है, तो वह है आपका अरुणाचल प्रदेश। यानी जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। कितना है, तो आपका मात्र 17 है, यानी 17 व्यक्ति पर वर्ग मीटर। 17 व्यक्ति पर वर्ग मीटर यानी प्रति वर्ग मीटर। अब देखिए, और सबसे अधिक पूछा जाए आपसे, इन जनगणना 2011 के अनुसार पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है, किस राज्य का है, तो ये आपका हो जाएगा बिहार। इन आपका सबसे अधिक हमारे बिहार का क्या आपका, तो जनसंख्या घनत्व है। कितना है, तो 1106 है। कितना आपका 1106 व्यक्ति वर्ग मीटर स्क्वायर है। इसे आप याद रखिएगा। 1106 सबसे अधिक आपका बिहार का है, सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 85 है कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है, तो ये आपका याद रखिएगा नवपाषाण की। किसका है, नवपाषाण की। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारण से होती है। ये होता है आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है कि राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण किया है, तो ये क्या आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से किया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। एक चीज़ और लिया आपका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है, तो आपका संविधान संशोधन भी कहाँ से लिया है, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। इससे भी याद रखिएगा। और आपका राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया भी कहाँ से लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। आयरलैंड से क्या लिया है, तो ये आपका लिया है राज्य के नीति निर्धारित तत्व। क्या लिया, राज्य के नीति निर्धारित तत्व कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। और आपका मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है, तो ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन आपका कि ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, इसका शीर्षक क्या है। ब्रेटलैंड रिपोर्ट, ब्रेटलैंड रिपोर्ट या इसका आपका शीर्षक क्या है, इसका आपका शीर्षक क्या है, ये आपका आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, यह किया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कौन किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। याद रखिए आपका कि 9 दिसंबर 1946 को आपका संविधान सभा ने यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, क्या अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया। कब, 9 दिसंबर 1946 को। और आपका 11
11 दिसंबर, याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को आपको संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया, किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि आपका संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका सच्चिदानंद सिन्हा, और आपका संविधान सभा के प्रथम यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका यानी इसे भी याद रखिएगा। इसका लेकिन आंसर क्या होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन है कि बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की संयुक्त घटना को हम क्या कहते हैं? सॉरी, क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन है कि बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक क्या कहलाती है? ये कहलाते हैं आपका स्टैगफ्लेशन। क्या कहलाता है? स्टैग इन्फ्लेशन कहलाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 92 है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन का वास्तुकार कौन थे? तो ये थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन आपका है 93 है कि निम्न में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का कार्य नहीं है। इनमें से कौन सा कार्य है जो आपका आरबीआई का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है कि विदेशी विनिमय भंडार के संरक्षण, बिल्कुल है, ये तो कार्य है आरबीआई का। करेंसी जारी करना, ये भी कार्य है आपका। जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, ये कार्य आपका आरबीआई का नहीं है। ये कार्य करता है आपका वाणिज्य बैंक करते हैं, आरबीआई का कार्य ये नहीं है। इन आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। आपका ऑप्शन डी क्या है? नगद आरक्षण का संरक्षण यानी आपका CRR का संरक्षण, ये आपका सही है। इन आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ये आपका जनता से जमा पैसा पर ब्याज नहीं देता है, और आपका जनता से जमा पैसा भी नहीं कर लेता है आपका कौन? आरबीआई। यानी आरबीआई आपका ब्याज नहीं देता है। ये कार्य किसका है? तो ये कार्य आपका है वाणिज्य बैंक का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन आपका 94 है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? तो ये आपका है गोविंद शंकर कुरूप। कौन है? गोविंद शंकर कुरूप है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। इसे कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो इसे मिला था यानी 1965 में आपको इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95 है कि इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई है? इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ये हुआ आपका 1969 को। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। इसरो की स्थापना आपका 15 अगस्त 1969 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। इसरो का आपका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका बेंगलुरु में है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96 है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? उपासना भवन का नाम क्या था? तो ये था आपका इबादत खाना। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 97 है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो ये थे आपका रजिया सुल्तान थे। कौन थे आपका? रजिया सुल्तान थे। आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये क्या था आपका? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और आपका जो कराची अधिवेशन हुए थे 1931 में, जिसमें आपका मौलिक अधिकार का यानी प्रस्ताव पारित किया था, तो यह इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इससे भी याद रखिएगा, कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन आपका है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक शर्त है? ध्यान दीजिए, किसी भी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है? कौन सा शर्त इसमें आवश्यक है? ऑप्शन ए है कि संबंधित राज्य विधानसभा की सदस्य की संख्या कम से कम 120 हो। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यानी वही राज्य आपको विधान परिषद का सृजन कर सकते हैं जिस राज्य में आपका 120 से अधिक क्या हो? विधानसभा के सीटें हो, विधानसभा का सीटें हो, वही राज्य आपका विधान परिषद का सृजन कर सकते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन है कि आप
आपात उपबंध का उल्लेख कि भारतीय संविधान के किस भाग में है? ये आपका भाग 18 में है। आपका अनुच्छेद किस में है? तो आपका 3 अनुच्छेद में है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। 352 क्या है आपका? तो ये आपका है राष्ट्रीय आपात। ये आपका राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस में? अनुच्छेद 352 में। और आपका राष्ट्रपति शासन है, ये किस में है? 356 में है। आपका ये क्या है? वित्तीय आपात, ये आपका अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 है कि उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तार का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो ये होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कौन सा रिट जारी करते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करते हैं। एक चीज़ याद रखिए आपका कि आपका जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इसके तहत यानी आपका उच्च यानी सर्वोच्च न्यायालय आपका अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करते हैं। कितने प्रकार रिट जारी करते हैं? 5 प्रकार का आपका रिट जारी कर सकता है आपका यानी सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिएगा अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 102 है कि एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था, याद रखिएगा, यानी आपका एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था यानी कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन है कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए बनाया था? प्रथम बार तो ये बनाया था आपका अछूतों के लिए। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। किसके लिए बनाए थे? अछूतों के लिए बनाए थे। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 104 है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, यानी कब किया था? क्वेश्चन ये है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कब किया था? तो ये किया था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये था आपका फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी थी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन है कि किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? अभी आपको बात कर रहे थे, पहले क्वेश्चन आया था एक, तो वहाँ पर हम बताए थे आपको कि 11 दिसंबर 1946 को आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन आपका 107 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ये क्या था आपका 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत एक ही दिन अपनाया है, यानी आपका 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया है। जबकि आपका राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया है? ये अपनाया आपका 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को आपको राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है, इसे आप याद रखिएगा। आपका 26 नवंबर 1949 को आपका पहली बार संविधान लागू हुआ है, इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108 है कि भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है? तो हमारे प्यारे बिहार का, यानी बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। याद रखिए आपका, यानी बिहार सबसे गरीब राज्य है। आपका ऑप्शन ये हो जाएंगे। आपसे पूछा जाए सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है? तो ये आपका गोवा राज्य का है। याद रखिएगा, गोवा का आपका सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 109 है कि निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? सबसे, यानी ऑप्शन जो दिया आपका 4, इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला का है। तो आपका है, इसमें आपका कहा जाए तो सबसे अधिक आपका पटना जिला का है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। लेकिन आपका पूछा जाए कि बिहार में सबसे
सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला का है? तो ये आप याद रखिएगा, किस जिला का आपका है? तो आपका शिवहर का सबसे अधिक आपका जनसंख्या घनत्व है। याद रखिएगा, शिवहर जिला का आपका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार में। लेकिन आपका इस ऑप्शन पूछ रहा था सबसे अधिक किसका है, तो इसमें आपका पटना हो जाएगा। लेकिन पूछा जाए सबसे अधिक किसका है, तो आपका बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक आपका शिवहर जिला का है। इसे आप याद रखिएगा। और आपका सबसे कम किसका है, तो आपका कैमूर जिला का है। इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110 है कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया है? यानी आपका भारतीय संविधान में कहीं भी बजट का उल्लेख नहीं किया है। किसका उल्लेख किया है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया है। ये आपका किया है अनुच्छेद 112 में। किस में किया, आपका अनुच्छेद 112 में किया है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन है कि किस कारण से दिन और रात होते हैं? किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो ये होता है आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। और आपका पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण ऋतुएं परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ऋतुएं परिवर्तन होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा कि दिन और रात किस कारण से होते हैं, तो पृथ्वी का आपका घूर्णन के कारण होते हैं। जबकि आपका पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण आपका क्या होते हैं, तो ऋतुएं परिवर्तन होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 112 है कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अफ्रीका के किस तट पर चलती है? हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अफ्रीका के किस तट पर चलती है? तो ये चलती है आपका पश्चिमी घाट पर। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 113 है कि इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है? इसका लेखक आपका डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 114 है कि जनवरी 2023 में कैबिनेट ने कितने रुपए की राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी दी है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी दी है। तो ये दिया आपको याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे 19,744 करोड़। 19,744 करोड़ यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 115 है कि गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया है? गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये रखा आपका यानी मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 116 है। क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार के तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ये चलाया आपका ऑपरेशन दोस्त चलाया है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपको हम प्रत्येक दिन आपको करंट अफेयर का क्लास करवाते हैं। इसमें आपका यह क्वेश्चन करवा चुके हैं। आप इसको देखिए एक बार जरूर। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को हम इसमें आपको कंक्लूड किए हैं। इसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आप नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 117 है कि इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV-D2 का सफल परीक्षण कब किया है? तो ये क्या आपका 10 फरवरी 2023 को। कब किया है? 10 फरवरी 2023 को किया है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 118 है कि किस भारतीय राज्य ने 15 मार्च 2023 को पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की शुरुआत की है? तो पहली बार किया आपका मेघालय राज्य। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 21 अप्रैल को। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? तो ये बन गया हमारा भारत। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी भारत की जनसंख्या अब विश्व में सबसे अधिक हो गया है। कितना है? तो ये आपका याद रखिएगा 142.86 करोड़। 142.86 करोड़। जबकि अगर चीन का कितना है? तो चीन का है 142.5 करोड़। 142.5 करोड़ किसका है? तो चीन का है। और भारत कितना है? तो 142.86 करोड़ है। इससे आप याद रखिएगा। ये हो सकता है आपका एग्जाम में यह डाटा आपसे
पूछ दे। तो ये आपका क्वेश्चन था यानी जीके जीएस का। तो चलिए अब हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका क्वेश्चन नंबर 1 से हम सोल्व करते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि x बराबर इतना है तो x के इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए ऐसा यदि बहुत बराबर संख्या है, उसके पावर कुछ संख्या है, यानी इसको हम कैसे निकालेंगे आपका यानी इकाई अंक। देखिए सबसे आसान है। अब देखिए इसमें देखिए पहले ये आपका क्या है, लास्ट में आपका क्या है 6 है, यानी इसका इकाई अंक क्या है 6 है। एक चीज़ बताओ आप 6 को कितना भी गुना कीजिए, कितना बार भी गुना कीजिए, लास्ट में आपका 6 ही आएगा। 6 को आप कितना भी गुना कीजिए तो आपका लास्ट में क्या आएगा 6 ही आएगा। आप देखिए 6 को हम 2 बार से गुना करते 6 के 36,000, फिर 3 बार गुना कीजिए 216 आएगा। ये आपका लास्ट में कितना 6 से आ रहा है। आप कितना भी गुना कीजिए आपको लास्ट में 6 आएगा, यानी इसका टेंशन नहीं है। इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा तो 6 ही होगा, यानी 6 ही होगा इसका हमेशा इकाई अंक। तो इसका टेंशन खत्म हो गया। अब इसमें देखिए अब क्या 3 यानी लास्ट में क्या आपका 3 है। 3 का पावर हम मानेंगे कितना 24 है। तो 24 को हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, यानी आपका 24 को हम लिख सकते हैं क्या, यानी 4 गुने 6 लिख सकते हैं। 4 गुने 6 लिखते हैं, क्यों लिखेंगे देखिए आप एक चीज़ देखिए कि किसी के पावर कीजिए, देखिए 3 है ना, उस 4 के बाद आपका रिपीट होगा। देखिए 3 का 3, 3 त्या 9, 9 त्या 27, 27 त्या 81, आपका आया लास्ट में 1 आया। फिर हम 3 से गुना करें आपका आगे 3 आ जाएगा। यानी आपका 4 बार आप क्या कीजिए 4 बार गुना कीजिए तो आपका यानी जो इकाई अंक है वो आपका रिपीट होने लगेगा। इसका मतलब क्या करें हम इसमें 4 से पहले आप भाग दे दीजिए। अब देखिए तो इसको हम क्या करेंगे तो इसका बच गया लास्ट में कितना तो 24 है, तो 4 का पावर 6 है, ठीक है। भाग दीजिएगा तो 6 आपका हट जाएगा, कितना बचा आपका 4 बचा। तो हम अभी गुना किए थे ये 3 को 4 बार, तो 3 को 4 बार 3 का 3, 3 त्या 9, 9 त्या 27, 27 त्या 81, यानी लास्ट में कितना है आपका 1 आया। यानी आपका यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना आ गया 1 आ गया। इसका इकाई अंक कितना है तो आपका 6 है। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 7 आएगा, यानी इसका भी आपका इकाई अंक कितना आएगा तो 7 ही आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या है कह किसी निश्चित राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना है 8:5 है, ठीक है। आपका ए अनुपात बी दिया है कितना 8:5 दिया है, और आपका कह रहा है बी और सी का अनुपात कितना है तो बी और सी का अनुपात है आपका 2:3 है। तो अब हम क्या करेंगे पहले ए बी सी का अनुपात निकालेंगे। अब देखिए आपका यहाँ बी है तो यहाँ बी की जगह ना 5 है, यहाँ बी है बी की जगह पर 2 है। दोनों जगह बी ही है तो सेम होना चाहिए, सेम आपका नहीं है तो सेम कीजिए। यहाँ आप 2 से गुना कीजिए, यहाँ 5 से गुना कीजिए। आप गुना कीजिए आपको क्या जाएगा गुना कीजिएगा 2 से तो जगह 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, इसका अनुपात क्या आएगा तो आपका इसे 5 से गुना किया 5 दूनी 10 और आपका 5 या 15 आ गया। अब देखिए ये था आपका ए बी का अनुपात, ये आपका बी सी का, यानी ए की जगह आ गया 16, बी की जगह आपका आ गया 10, सी की जगह आ गया आपका 15, यानी आपका हो गया ए बी सी का अनुपात कितना तो ए बी यानी 16, 10, 15, ये आपका हो गया ए बी सी का अनुपात हो गया। अब क्या करा और ए और सी के बीच का अंतर कितना है तो 420 का है। देख लीजिए ए और सी के बीच अंतर कितना है 16, 15, यानी 1 का अंतर है। तो एक पार्ट आपका हो गया 420 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि राशि क्या है, यानी ए बी सी मिलाकर राशि कितना है। तो सबको जोड़ दीजिए तो 16, 10 हो गया 26 और 26, 15, 26, 15 आपका हो गया कितना 26, 15, यानी 26, 15 हो जाएगा आपका 41 हो जाएंगे। तो एक पार्ट आपका इतना है तो 41 पार्ट कितना होगा तो इसमें क्या कीजिए 41 में 420 से गुना कीजिए। अब देखिए इसको गुना कीजिए आपका ऑप्शन सी आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ भी हम पूरा गुना नहीं करेंगे लेकिन फिर भी हम आंसर इसका टिक कर देंगे। देखिए आप यहाँ पर क्या है लास्ट में 1 है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा 2 आएगा, सबसे लास्ट में 0 आएगा, उसके बाद क्या आपका 2 आएगा 2। अब देखिए आपका एक ही ऑप्शन में है कि लास्ट में 0 आपका 2 है, क्या है आपका एक ही ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। पूरा गुना करने हम नहीं जाएंगे, इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। आप हमेशा एग्जाम में क्या कीजिए ऑप्शन को देखिए, क्वेश्चन बनाने के समय आप ऑप्शन को देखिए। आप देखिए यहाँ ऑप्शन देखिए हम कि 2 आ रहा है, 2 कहीं है नहीं, आपका एक ही ऑप्शन में है, तो भाई साहब यही आंसर होगा, 100% यही होगा। पूरा हम गुना करने वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये आप दिमाग लगाइए, आपको एग्जाम में समय का बचत होगा।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। ये आपका 12 लीटर क्या आपका घोल है, इसमें आपका क्या है 4% आपका चीनी है, 4% चीनी है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। अब देखिए 12 लीटर आपका घोल है, यानी चीनी और पानी का। ठीक है, उसमें से आपका 4 लीटर क्या आपका 4% क्या आपका, तो 4% आपका चीनी है। तो 12 का आप 4% निकालिए, तो क्या करें 12 गुने 4/100 हो जाएगा, यानी आपका 12 चौका क्या होगा, तो 48 आपका 100 हो गया। ये आपका क्या है, तो चीनी का मात्रा है। ठीक है, अब कह रहा घोल में से क्या है, तो 2 लीटर आपका क्या है हवा में ये आपका वाष्पित होकर उड़ गया है, तो पानी उड़ा होगा, तो यानी आपका जो चीनी की मात्रा है वो अभी भी इतना ही होगा। यानी 12 लीटर में से 2 लीटर चला गया, तो यानी आपका 10 लीटर यदि आपका क्या है टोटल घोल है पानी और चीनी का, इसमें अभी भी इतना ही आपका क्या होगा चीनी होगा, क्योंकि आपको उड़ा होगा तो इसमें क्या वाष्पित क्या होगा, पानी वाष्पित हुआ होगा, चीनी नहीं हुआ होगा। तो यानी कहा जाए तो कार्य आपका कि शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है, तो चीनी आपका इतना है, घोल आपका 10 लीटर है। तो क्या करेंगे हम 48/100 करेंगे, बट्टे क्या करेंगे आपका 10 करेंगे, गुने हम 100 करेंगे, ये आपका 100 कट जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 48 आपका 10 आ जाएगा, इन्हें 4.8% आपका आ जाएगा आंसर, 4.8%। यानी अभी आपका चीनी कितना है, तो 4.8% है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। अब देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए एक तरीका आपका ये है कि आप सभी यानी हर का जो है क्या कीजिए एलसीएम कीजिए। ठीक है, ये चारों आपका एलसीएम कीजिए, तो आप इसका एलसीएम जो कीजिएगा तो बहुत आपका बड़ा आ जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या आ जाएगा, और फिर इसको इसमें गुना करते फिर आप कैलकुलेट करते तो आपको बहुत लेंदी हो जाएगा, ऐसे में करना आपका संभव नहीं है। तो इससे अच्छा तरीका ये है कि आप इसे भाग देकर ही देख लीजिए, सभी में आप क्या कीजिए इसे भाग दीजिए, आपका जो आएगा सबसे बड़ा वही होगा। क्योंकि पहला तरीका यही आपका एलसीएम वाला, लेकिन एलसीएम आप कीजिएगा तो यहाँ आपका बहुत लेंदी आ जाएगा, यानी जो आप चाह रहे हैं कि शॉर्ट समय बन जाए आपका और ज़्यादा ही समय लग जाएगा। तो आप क्या कीजिए इसे भाग दीजिए, इसे आप भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 0.9 आएंगे, इसमें भाग दीजिएगा आपका 0.8 आएगा लगभग, ये आपका 0.7 आएगा, ये आपका 0.5 आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं सबसे बड़ा कौन है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो 2 ही तरीका इसका है बनाने का है। चलिए हम क्वेश्चन आपका 5 देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है एक सेना जनरल चाहता है कि उसके इतना जवान एक ठोस वर्ग बनाए, यानी क्या बनाना है वर्ग बनाए। कह रहा उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसे पाया कि कुछ जवान छूट गए, तो कह रहा कितने जवान छूट गए। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि इतना सैनिक है और उसको चाहता है कि ये स्क्वायर के रूप में क्या हो, तो लाइन में खड़ा हो, यानी जितना सैनिक इस लाइन में है उतना ही सैनिक आपका इस लाइन में भी हो, तब तो होगा वर्गाकार हुआ। तो यानी जब उसको वर्गाकार वो अरेंज करते हैं तो पता चलता है कि कुछ जवान छूट गया। इसका कहने का मतलब सिंपल आपका है कि इसको क्या कीजिए आप इसका रूट निकालिए, आप रूट निकालिए, आप जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आपका कुछ शेषफल आ जाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं आएगा। पूर्ण वर्ग आता तो यहाँ जवान कुछ छूटता आपका नहीं, क्योंकि आपका पूर्ण वर्ग यानी जितना इधर हम लिए उतना ही इधर आता। यानी इसका क्या करना है रूट कीजिए, आप इसका वर्गमूल निकालिए, तो 36,562 इसका क्या कीजिएगा आप वर्गमूल निकालिए। आप वर्गमूल निकालिएगा, आई होप आप लोग को वर्गमूल आता होगा। यदि आपको वर्गमूल भी नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, तो आप टीचर बनने योग्य तो है नहीं, लेकिन क्या कीजिए सीखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम सीखते हैं। देखिए अब देखिए इसको क्या कीजिए 1 से लगाइए, आप 1 से लगाइए तो आपका यह 2 आ जाएगा, ये आपका 6 5 आ जाएंगे, 1 यहाँ भी ऐड करेंगे आपका 2 आ गया। अब क्या करेंगे आप 9 से लगाइए। ठीक है, 9 से आप लगाइए। अब देखिए यहाँ तो आपको अटा नहीं, देखिए एक सेकेंड 36 56 2। ठीक है, एक सेकेंड फिर से बनाते हैं, छोटा कर दिए थोड़ा। अब 1 से लगाए थे, ठीक है, यहाँ आपका 1 आएगा,
और आपका ये क्या आएगा, या 2 हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 265, ठीक है। अब 9 से लगाइए, यहाँ इसमें 9 से गुना कीजिए तो आपको आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 261 आ जाएगा, ठीक है। आपका ये कट गया, यहाँ क्या बचा 4 बचा। अब आपका क्या होगा, तो 4 पे 62 आ जाएंगे, ठीक। अब क्या कीजिएगा, तो 9 को तो यहाँ ऐड करते हैं, आपको पता ही कैसे वर्गमूल निकालते हैं, 9 दूनी 18 यानी 38 हो गया। अब क्या कीजिए 1 से लगाइए, 1 से लगाइए तो 462 है या 381 है, ध्यान दीजिए 462 था आपका लास्ट में और आपका कितना था 381 था। माइनस कीजिए, आपका आ जाएगा 1 और इसमें आप कीजिएगा क्या आएगा आपका, यानी 16, 8 8 16, 8 आ गया, यानी आपका कितना बच गया शेषफल, तो 81 बच गया, 81 बच गया। तो यानी इसको जब वर्गाकार अरेंज करेगा, यानी वर्ग रूप में अरेंज करेंगे तो कितना सैनिक इसका बच जाएगा, तो 81 सैनिक इसका बच जाएंगे। आपको ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो सिंपल था क्वेश्चन, क्या करना था आपको, तो उसका आप वर्गमूल निकालते, वर्गमूल जब निकालते तो जो आपका शेषफल बच जाता वही आपका इसका आंसर होता, ठीक है। तो इसका हम निकाले वर्गमूल तो हमको 81 शेषफल बच गया, इसीलिए आपका 81 इसका आंसर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 6 है। अब देखिए यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है यानी 49 के पावर कितना है, तो 15 है, 49 के पावर 15 है, -1 है। कह रहा है ये संख्या जो है वह किससे विभाज्य है। अब देखिए यह क्वेश्चन आप सोचिएगा तो आपको लगेगा बहुत लेंथी क्वेश्चन है। क्यों, आपका 49 के पावर आपको यानी 15 करना है, उसमें से -1 करना, फिर किसी सब संख्या से भाग देकर देखेंगे वो किससे विभाज्य है। इतना आपको नहीं करना है। तो क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ आपको याद करना पड़ेगा कि देखिए ए यानी आपका एक चीज़ याद रखिए कि x के पावर n माइनस a के पावर n, ध्यान रखिए x के पावर n माइनस a के पावर n, ये आपका जब n क्या हो तो विषम संख्या हो, m क्या होना चाहिए, सॉरी n क्या होना चाहिए आपका विषम संख्या होना चाहिए, यानी 1 3 5 7 ऐसे होना चाहिए विषम संख्या, ठीक है। तब आपका ये संख्या जो होता है ना वो आपका x-1 से क्या होते हैं, विभाज्य होते हैं। x-1 से क्या होते हैं, विभाज्य होते हैं। इसे आपको खाली ध्यान रखना पड़ेगा, बस इतना आपको याद है तो क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको इसी रूप में लाना है। तो 49 के पावर आपका कितना था, 15 था, माइनस आपका 1 है, तो हम 1 के पावर तो 15 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के पावर कितना भी करेंगे तो 1 ही आएगा आपका। ये अब देखिए ये आपका आ गया x के पावर n माइनस a के पावर n। देखिए इस फॉर्म में आपका आ गया। n की जगह यहाँ कितना है, 15 है, विषम संख्या भी है। तो आपको अभी हम बताए हैं कि जब x के पावर n माइनस a के पावर n, यानी यदि n आपका क्या हो, विषम संख्या हो, तो वो किससे विभाज्य होता है, तो x माइनस a से विभाज्य होते हैं। तो यहाँ पर आपका x की जगह क्या है 49 है और a की जगह क्या है, तो 1 है, यानी किससे विभाज्य होगा, तो x माइनस a यानी 49 माइनस 1 यानी 48 से यह आपका विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था, 48 से आपका विभाज्य हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए एक बार और आपको समझा देते हैं। देखिए क्या था आपका, x के पावर n माइनस a के पावर n, इतना याद रखिए n, लेकिन आपका क्या होना चाहिए, विषम संख्या। विषम संख्या जानती हो ना, 1 3 5 7 9 ये सब क्या है, विषम संख्या। तो आपका विषम संख्या यदि n के जगह रहे तो ये संख्या आपका हमेशा a यानी x माइनस a से विभाज्य होगा। तो इसी तरह ये भी है आपका। अब देखिए इसको हम क्या किए, 49 के पावर आपका 15 था, ठीक है, लेकिन 1 था ना, तो 1 के पावर 15 लिख सकते हैं, क्योंकि भाई 1 को हम कितना भी गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देख लीजिए ये किस फॉर्म में है, आपका इसी फॉर्म में है कि x के पावर n माइनस a के पावर n। तो ये आप n भी यहाँ का विषम संख्या, 15 आपका विषम संख्या है। तो हम क्या बताएं, यदि इस फॉर्म में रहे तो वो आपका x माइनस a से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। x की जगह कितना है 49 है, a की जगह कितना है 1 है, यानी आपका 49 माइनस 1 से ये क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, यानी 48 से आपका विभाज्य हो जाएगा। इससे आसान हम बता नहीं सकते। यदि आपको समझ में आया तब पर भी ठीक, नहीं आया फिर भी ठीक है। क्योंकि आपको हम 2 बार बताया, आपको आराम से बताए कि कैसे करना है। एक ही चीज़ आपको याद रखना है, इसको याद रखिए, आपको क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखिए 7 क्या है, 7 का आपका कि 6% साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने वर्षों में अपनी मूल राशि से 36% अधिक हो जाएगा। इसका मतलब सोचिए आप, कहने का अर्थ ये है कि यदि ये आपका
100 रुपया आप क्रय मूल्य लीजिए तो उसका ब्याज कितना होना चाहिए, 36 रुपया इसका ब्याज होना चाहिए, तब तो 36% बढ़ जाएगा। यानी आपका 100 का कितना ब्याज हो जाना चाहिए, तो 36 आपका ब्याज हो जाना चाहिए। तो करा 6% के ब्याज दर से कितने वर्षों में आपका 100 रुपया का ब्याज 36 रुपया हो जाएगा। कहने करती है मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे क्रय मूल्य 100 रुपया, इसका तो करा 36% अधिक हो जाएगा, यानी आपका 36 रुपया क्या हो जाएगा, लाभ आपको, सॉरी इसका ब्याज मिलना चाहिए। तो आप जानते होंगे ब्याज बराबर क्या होता है आपका, तो ब्याज बराबर आप पढ़ेंगे साधारण ब्याज ना, ब्याज बराबर मूलधन, क्या होता है आपका मूलधन। तो मूलधन हम 100 माने, मूलधन गुने समय, समय हमें नहीं पता है टी मान लेते, गुने दर, दर पता है 6 बट्टे करेंगे 100। यही आपका ब्याज कितना कर रहा है, 36% अधिक, सॉरी 36% अधिक यानी ब्याज 36%। तो 100 का 36% आपका 36 क्या हो गया, ब्याज हो गया। आप कर दीजिए 100 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, यानी टी बराबर आपका 6 वर्ष आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो ए आ जाएंगे, ऑप्शन आपका ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन देखिए आपका 8 क्या है कि किसी वस्तु को इतना रुपया बेचने पर, देखिए ध्यान दीजिए, किसी वस्तु को 1296 में बेचते हैं तो कितना 19% हानि होती है। अब ध्यान दीजिए, तो कह रहा 19% लाभ कमाने के लिए उसे कितना बेचना पड़ेगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए यानी भाई साहब आपका यानी इतना बेचते हैं तो 19% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। इसका मतलब है कि 100% में वो खरीदा होगा, क्रय मूल्य हमेशा 100% लेते हैं, तो 19% इसको हानि हो गया, यानी 19% हानि हो गया। आखिर वो बेचा कितना में, तो घाटा दीजिए 100 में से 19 गया तो 81 हो गया, यानी जो ये बेचा है 81% बेचा होगा। यानी ये क्या है, इतना ही बेचा है ना, यानी भाई साहब ये क्या हो गया आपका, तो यानी 81% ये है 1296। समझ गए ना कि भाई 19% आपको लॉस हो रहा है। इसका मतलब है कि 100% हम क्रय मूल्य लेते हैं तो 19% माइनस कीजिएगा, तब तो इसका मतलब 81% वो बेचा होगा। यानी यही आपका रुपया दिया, 81% दिया है कितना, 1296। यदि आप ये समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। ये हो गया आपका कितना, 1296 हो गया 81%। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह 19% लाभ प्राप्त करने के लिए हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए आपको सिंपल तरह से बताते हैं। 81% हुआ आपका, क्रय मूल्य कितना था आपका, 100% होता माने ना भी, तो आपका 81% इतना है 1296 बट्टे क्या जगह 81 हो जाएगा, 1% इसमें गुना कर देंगे 100, तो आपका हो गया 100%। अब देखिए आप 100% निकालिएगा तो आपको क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। इसे डिवाइड कीजिए, इसे आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको आएगा कितना, तो आपको आएगा 16 आएगा। किससे क्या आएगा आपका, 16 आएगा, 16 मरते इसको कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 आया तो यानी 100% हमको निकालना, तो 100 तो गुना करेंगे ना, इसमें 100 से भी गुना करेंगे ना, तो आपका आएगा कितना 1600। यानी आप देखिए आपका क्रय मूल्य कितना आ गया, सॉरी क्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य आपका कितना आ गया 1600। यानी इस वस्तु को वो कितना खरीदा होगा, तो ये खरीदा होगा आपका 1600 में। आपका क्रय मूल्य आ गया कितना 1600, ठीक है, क्रय मूल्य आ गया 1600। आपको 19% लाभ चाहिए, यानी आपका ये विक्रय मूल्य कितना होगा 119% होगा। तो आप इससे क्या कीजिए 0 0 कर दीजिए, आपको आ जाएगा 16 गुने 119। इससे आप जब गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 1904 आ जाएंगे, 1904 आ जाएंगे। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन आपका डी में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन 9 तो आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 9। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका, जो आपका टाइम एंड वर्क होता है, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या आपका है कि कह रहा है एक कार्य का 2/3 भाग 16 दिन में पूरा करता है। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन को बनाते जाते हैं। आप लोग क्या करते होंगे, पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते होंगे, आप फिर उसको बनाने की कोशिश करते होंगे, नहीं बनेगा। क्वेश्चन को स्टेप बाय पढ़िए और उसके आगे काम करते रहिए। देखिए हम क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन पढ़ लिए हम कि कह रहा है एक कार्य का 2/3 16 दिन में पूरा करते हैं। तो हम यहीं से आपका काम, यानी ए का जो काम है 2/3 कार्य है वो कितना दिन पूरा होता है, तो 16 दिन पूरा होता है। तो हम देख लेंगे भाई ए यानी पूरा काम कितना दिन करता है, तो 16 गुने इस 2/3 था, तो यानी 3/2 आ जाएंगे। ये आपका 8 आ गया, 8 3 24, यानी ये जो काम करता है पूरा उसको कितना समय लगता है, 24 दिन। तो हमको एक चीज़ मालूम हो गया, तो चलिए इसे इधर आने दीजिए। यानी ये जो है आपका 24 दिन में पूरा काम करता है। और कह रहा है क्या, शेष कार्य बी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है और संपूर्ण कार्य 21 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब देखिए कि 2/3 भाग कौन किया था, ए किया था, बचा कितना होगा, तो आप सिंपल 1 में से माइनस कर दिए 2/3, नहीं आता आपको तो कितना आएगा 1/3 आएगा। इसका मतलब
2/3 काज कौन किया, ए किया, और आपका बी जो किया कितना किया, 1/3 काज किया शेष वाला काज। तो उसको टोटल समय कितना लगा है, 21 दिन, यानी ए और बी मिलाकर आपका 21 दिन है। तो यानी इसमें बी जो है कितना दिन कार्य किया है, तो भाई ए तो 16 दिन किया था, उसके बाद बी आया था, तो बी कितना दिन किया, तो 21 में से 16 को क्या कीजिए, माइनस कीजिए, आपका यानी कितना गया, 5 दिन। इसका मतलब आपका बी जो है, बी कितना काम किया, 1/3 काम किया है, यानी बी जो है 1/3 काज करने में उसको कितना दिन लग गया, 5 दिन लग गया। तो पूरा काज करने में 5 या 15 दिन। हमें ये भी पता चल गया कि आखिर बी को कितना पूरा समय लगता है, तो 15 दिन लगता है, और ए कितना लगा था, 24 दिन लगता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए, आगे क्या कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य का 65% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले 100% निकाल के देखिए भाई कितना दिन पूरा काज करेगा, उसके बाद 65% निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, दोनों मिलकर करेगा तो उसको सिंपल आप दोनों को एलसीएम कीजिए। ठीक है, आसान तरीका बताते हैं। ए और बी, यानी ए इतना दिन का काज करता है, बी इतना दिन पूरा काज करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन करेंगे, उसके लिए क्या किए, दोनों को एलसीएम कीजिए। ठीक है, 24 और 15, 24 और 15 का आप जब एलसीएम कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, 120 आ जाएंगे। कितना आएगा, 120 आ जाएंगे। और आपका 15 और 8 होता है 120, और आपका 24 पंचे क्या होता है, आपका 120 होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका क्या, बी का इफ़िशेंसी हुआ 8, ये आपका ए का इफ़िशेंसी हुआ 8। तो टोटल वर्क कितना आपका 120 करना है। तो हम वर्क कैसे निकालते हैं, इफ़िशेंसी यानी वर्क बटे इफ़िशेंसी आपको टाइम निकालता है। तो 120 बटे क्या करेंगे, 8 5 13, क्यों, दोनों मिलकर करा है, तो दोनों का इफ़िशेंसी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी इसको समय कितना लगेगा, तो 120 बटे 13, यानी इतना दिन में वो दोनों मिलकर काज को पूरा कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या है, करा इतना नहीं पूछ रहा आपसे, करा 65%, 100% नहीं पूछ रहा है, कितना 65%। तो इसका 65% हम निकाल दीजिए, 65% पूछ रहा है तो इसका 65% निकाल दीजिए, तो 65 बटे 100 होगा, 13 पंचे 65, 20 पंचे 100, 0 से 0 कट गया, 2 से 6 दूनी 12, आपका क्या बच गया, तो 6 बच गया। यानी आपका 6 दिन में वो 65% का काज पूरा कर लेंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक परीक्षा में 52 छात्रों का औसत कितना है, 45 है। 52 छात्र का आपका औसत कितना है साहब, 45 है। ठीक, अब कह रहा है कि यदि उच्चतम और न्यूनतम अंक को जो केवल एक छात्र को ही मिला है, यानी सबसे अधिक एक छात्र को मिला है और सबसे कम एक छात्र को मिला है, ये करने का अर्थ हुआ, तो उसको क्या किए, निकाल देते हैं। ठीक है, इन देखिए 52 को छात्र थे, इसका औसत कितना आपका 45 है। ठीक है, तो इसमें से करा 2 छात्र को हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, तो आपको कितना बचेगा, 50 बचेंगे ना। 52 में से 2 निकाल दीजिएगा तो कितना बचेगा, आपको 50 बचेगा। ठीक है, तो 50 बचेगा। अब कह रहा है निकाल दे तो शेष छात्रों का औसत 1 अंक घट जाते हैं, यानी भाई साहब आपका पहले औसत कितना था, 45 था, अब 1 कम हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए 52 का औसत कितना है, 45 है, और आपका 50 का औसत कितना है, तो 44 है। तो कह रहा है क्या कि जो आपका यानी उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, इसको जब हम गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा, टोटल छात्रों का अंक आ जाएंगे, क्योंकि भाई आपका औसत मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। औसत मतलब मान लीजिए प्रत्येक आदमी को इतना समझिए कि प्रत्येक विद्यार्थी को अंक कितना है, मिला है 45 मिला है, तो भाई साहब 52 विद्यार्थी का अंक कितना मिलेगा, तो 52 गुने 45 हम करेंगे तो आपका यहाँ टोटल मार्क आ जाएगा, अंक आ जाएगा, और यहाँ भी क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, तो ये आपका 52 छात्र का अंक मिल जाएगा, यहाँ से आपका 50 छात्र का अंक मिल जाएगा। यदि इस दोनों को इसमें से हम ये घटाते तो आपको 2 छात्र का मिल जाएगा, क्योंकि भाई 52 का ये है और 50 का ये है। हम जब माइनस करेंगे तो आपका 2 छात्र का क्या मिलेगा, आपका प्राप्तांक अंक मिलेंगे, यानी आपका 52 गुने 45 कीजिए, माइनस आप क्या कीजिए 50 गुने 40 कीजिए, 50 गुने 44 कीजिए, क्योंकि एक औसत आपका कम होता है। ठीक है, 52 गुने 45 माइनस 50 गुने 44 कीजिए। ठीक, इसको आप जब गुना कीजिएगा, इससे जब आप गुना कीजिएगा तो आपको आएगा कितना,
140 आएंगे। क्या आएगा आपका 140 आएंगे। यानी जो हम दो छात्र को निकाले थे, यानी सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम अंक वाले को, उसी का मार्क का योग कितना है 140 है। अब कह रहा है इसका औसत क्या होगा, तो 2 है तो क्या करेंगे, इसका योग 140 है तो 2 है तो 200 हम डिवाइड कर देंगे, यानी इसका औसत कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर पर घंटा है। कर जल धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 35 किलोमीटर की जाती है, तो जल धारा की चाल कितनी है। क्वेश्चन सुनिए, आपका क्या दिया है, नाव का चाल दिया है कि ना 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और कह रहा है कि धारा की दिशा में, अब है साहब जब धारा जिधर जा रहे हैं यानी नदी का जो प्रवाह है उस दिशा में हम जाएंगे तो क्या होगा, मेरा जो स्पीड होगा यानी नाव का जो स्पीड है वो तो रहेगा ही, उसका पानी का स्पीड भी इसमें क्या होगा जुट जाएंगे, यानी वो जल्दी यानी कम समय में वो पहुंच जाते हैं। तो यानी आपका यहाँ से जो समय दिया है 1 घंटा 45 मिनट, तो उसको क्या कीजिए 45 मिनट को घंटा में बदल दीजिए। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी आपका 35 है और चाल हो जाएगा आपका v + u हो जाएंगे। 15 या 45, 15 चुका 60। अब इसको एलसीएम कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 7/4 आएंगे, बराबर आपका आएगा 35/v का मान कितना दिया आपका 16 दिया है, u मान लीजिए इसको, ठीक है। 7 पंचे 35, कोना कोनी गुना कीजिए, आपका आ जाएगा 16 + u बराबर 5 चौक 20, यहाँ से u बराबर आएगा 20 - 16 यानी 4 किलोमीटर पर आवर, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है कि त्रिभुज RST की माध्यिका RP की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अब ये कोई ट्रायंगल आपका है, ये ट्रायंगल है आपका R, ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है RST है, ठीक है। कर रहा है उसके यानी RP की लंबाई, माध्यिका RP, R ये आपका P हो जाएंगे, यानी माध्यिका, इसका माध्यिका का लंबाई क्या दिया आपका, तो ये पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, तो आपका 24 दिया है, ठीक 24 दिया है। अब कर उसका केंद्रक O है, ठीक है, यानी ये केंद्रक हो गया, ये केंद्रक आपका O है। आपको पता होगा कि यदि जो दो माध्यिका आपका प्रतिच्छेद जो करते हैं ये आपका 2:1 में करते हैं, 2:1। ध्यान दीजिए एक सेकेंड, ये होगा आपका ये 2, ये होगा आपका 1 पार्ट, इन टोटल मिलाकर आपका 3 पार्ट है, 3 पार्ट है, यानी आपका 3 पार्ट हो गया कितना 24, तो एक पार्ट कितना होगा आपका 8 हो जाएंगे, ठीक है, एक पार्ट आपका 8 हो जाएंगे। कर RO की लंबाई, भाई साहब यही तो RO है, तो यानी 2 पार्ट है, तो एक पार्ट आपका है कितना 8, तो 2 पार्ट कितना होगा 8 दूनी 16, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए आपके लिए इसको कहता है एडवांस क्वेश्चन, इसको कहते हैं कि ये एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन एडवांस का ही क्वेश्चन आपको आसान होता है। ये सभी क्वेश्चन जैसे आपका ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन इसको लोग कहते हैं एडवांस क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों कहता है, हमें तो आज तक पता नहीं चला है कि कौन सा एडवांस का क्वेश्चन है, यानी एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 देखिए क्या है, करा वैभव और सागर के वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 5:3 है, ठीक है। तो करा 4 वर्ष पूर्व वैभव की आयु और अभी से 4 वर्ष बाद सागर की आयु के बीच का अनुपात कितना है 1:1 है। अब देखिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखिए वैभव का आयु कितना है तो 5:3 है, तो यहाँ पर उसको x नियतांक मान लीजिएगा, तो वर्तमान में इसका क्या है 5x है, किसका वैभव का। सागर का हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, कर 4 वर्ष पूर्व वैभव की आयु, तो 4 वर्ष पूर्व वैभव ये है, तो क्या करेंगे हम 5x - 4 कर देंगे, ठीक। और कर अभी से 4 वर्ष बाद सागर की आयु, तो 4 वर्ष बाद कर रहा है, तो सागर में हम क्या करेंगे इसमें 4 हम ऐड कर देंगे, ठीक। कर दोनों का अनुपात 1:1 है, इसका मतलब दोनों बराबर है, अनुपात 1 है यानी बराबर है दोनों, ठीक है। अब दोनों को बराबर कर दीजिए, यहाँ से x मान लाइए, इसको हम इधर लाएंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे। ध्यान दीजिए, तो 5 में से 2 गया 3 गया, तो 2x 4 4 8, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, आपका यहाँ से आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन बन गया, x बराबर का 4 आ गया, यानी इसका वर्तमान आयु अभी कितना होगा तो 5 चौक 20,
या 4 12। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि वैभव की आयु और क्वेश्चन कर रहा है कि अभी से 4 वर्ष बाद वैभव की आयु, तो 4 वर्ष बाद 4 इसमें जोड़िए, 20 4 24 हो जाएगा। और कह रहा है कि और 4 वर्ष पूर्व सागर की आयु, 4 वर्ष पूर्व यानी 4 इसमें घटाएंगे सागर में, तो 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा। अब दोनों का अनुपात कर रहा तो कर दीजिए 8 3 24, यानी आपका अनुपात आ गया 3:1, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएंगे। इसमें आपका सभी क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे आप एक बार नहीं 2 बार बनाइए, क्योंकि आपका सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे आप बना कर जाइएगा एग्जाम में तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखने के लिए आपको लग रहा है बहुत आसान क्वेश्चन है, क्यों? इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप देखिए ऐसे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम तो नहीं है √7 का मान कितना है और √5 का मान कितना है। अब जब तक सबको माइनस नहीं कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है? ठीक, हाँ ठीक है। यहाँ आपका प्लस रहता तो हम पता कर लेते, यहाँ यदि आपका माइनस की जगह क्या प्लस रहता तो हम पता कर लेते, क्योंकि देखिए इसको देखते सबसे बड़ा कौन है कि भाई दो जुटेगा ही, तो प्लस रहता तो आपका आसान था, लेकिन आपका सभी जगह क्या है माइनस है, इसे हम पता नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। देखिए दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये जो है हम एक को करेंगे उसी तरह से आप आगे समझ जाइएगा। देखिए इसको हम करते हैं पहले सबसे छोटा √5 - √3 को, तो √5 - √3 है। अब क्या कीजिए इसको आप क्लास 9th क्या इससे पहले ही आप क्लास 8 में रेशनलाइज पढ़े होंगे, ठीक है? क्या करते हैं उसको हरों का परमीकरण करते हैं। तो लेकिन इसको क्या कीजिए परमीकरण कीजिए, तो क्या कीजिए इसको, यानी आपका माइनस है तो हम क्या किससे गुना करते थे? प्लस से, याद है? ऊपर नीचे हम सेम से प्लस से क्या कीजिएंगे गुना कर देंगे, ठीक है? गुना कर देंगे। अब देखिए या उसको देखिए आप क्या है कि a - b × a + b है। आप लोग ये फार्मूला पढ़ेंगे ना, क्या होता है a × a - b × a + b होता है a² - b²। इसको यूज कीजिए, आपका आ जाएगा √5 यानी a² माइनस √3 यानी b² बट्टे आपका क्या है तो √5 + √3 है। अब देखिए √5 5 होगा, क्यों? रूट उड़ जाएगा और यहाँ √3 3 हो जाएंगे, तो यानी हम कर सकते हैं कि आप 5 - 3 बट्टे आपका हो जाएगा √5 + √3, ठीक है? आपका क्या आएगा? तो ये आएगा 2, तो 2 बट्टे √5 + √3, ये आया आपका फाइनली रेशनलाइज करके। यानी हम इसको जब चेंज किए तो आपको क्या आ गया? तो 2 बट्टे √5 + √3 आया, ठीक है? इसी तरह हम सबको चेंज करेंगे, यहाँ भी हम चेंज करेंगे तो आपका 2 ही आएगा ऊपर में, ठीक है? लेकिन बट्टे क्या आ जाएगा? √7 + √5 आ जाएगा। देखिए ना आपका जो था यानी माइनस था तो नीचे में प्लस आ गया, और देखिए अंतर कितना 2 का, तो 2 आ गया। यहाँ भी अंतर आपका 2 का 2 आएगा, यानी सभी को चेंज कीजिए। अब देखिए हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा आपका? सभी की चेंज कीजिए, इसको चेंज करेंगे तो आपका आएगा 2 बट्टे √7 + √5 आएगा। ये चेंज करेंगे तो 2 बट्टे √5 + √3 आएंगे। इसको चेंज करेंगे तो 2 बट्टे √9 + √7 आएगा। इसी तरह इसको चेंज करेंगे तो 2 बट्टे आपका क्या आएगा? √11 + √9। अब देखिए अब बता सकते हैं, देखिए सबके ऊपर में कितना है? 2 2 है। आपका डिफरेंट किसका है? नीचे में है, तो ऊपर का टेंशन लेना नहीं है। आपको पता ही होगा जिसका हर अंश नहीं, जिसका हर बड़ा होता है वो संख्या छोटा होता है। हर बड़ा होगा तो वो संख्या क्या होगा? आपका छोटा होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सबसे बड़ा कौन है, इसका मतलब है जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो आप देख लीजिए √5 + √3 क्या है? सबसे इसमें कम है, तो यही आपका सबसे बड़ी संख्या है। कौन सा है? तो आपका ये हो जाएगा √5 - √3, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना से विभाज्य है। क्या करेंगे? इस सभी को आप एलसीएम निकालिए, 3 4 5 6 8। इसका जब आप एलसीएम निकालिएगा तो आपको आएगा 120 आ जाएंगे। कितना आएगा आपका? एलसीएम की जगह 120 आ जाएंगे। अब देखिए कह रहा लेकिन पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो ये आप देख लीजिए 120 से इसमें कौन सी संख्या विभाज्य है, वही आपका हो जाएंगे। क्योंकि आपका ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी आपका पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये आपका 120 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो आपका होगा। तो यानी आप सब में भाग दीजिएगा, तो आप इसमें भाग दीजिए डी में, तो आपको लग जाएगा 12 × 36, यानी आपका पूर्णतः भाग किस में लगता है? तो डी में लगता है, तो आपका आंसर हो जाएंगे 3600।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16 है। अब देखिए इसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि धूल को हवा कहा जाए। अब देखिए इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है, इससे आसान रीजनिंग कोई नहीं होता है। अब देखिए कह धूल को हवा कहा जाए, हवा को आग कहा जाए, आग को पानी कहा जाए, पानी को रंग कहा जाए, रंग को वर्षा कहा जाए, वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहेंगे? तो भाई साहब मछली कहाँ रहते हैं? पानी में। पानी को क्या कर रहा है? देख लीजिए पानी को क्या कर रहा है? तो पानी को रंग कर रहा है, तो कहाँ रहेंगे? तो रंग में रहेंगे। अब देखिए इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता है। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 18 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए आपको सोचना है कि 742 से 69 कैसे हम लाएंगे, यानी यहाँ 391 से 91 कैसे लाएंगे। यदि यहाँ आप समझ जाते हैं तो ये भी आपको बन जाएगा। अब देखिए आप इसको ऐड कीजिएगा तो इतना बड़ा तो आएगा नहीं, ऐड करने से तो आएगा नहीं, सिंपल दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? अब देखिए गुना भी कीजिएगा, जैसे 7 चौक 28, 28 दूनी 56, ये भी नहीं आ रहा है, यानी आपका जोड़ने से भी नहीं आ रहा है, गुना करने से भी नहीं आ रहा है। तो एक बार भाई साहब स्क्वायर करके देखिए, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, ऐड कीजिए, सबको ऐड कीजिए, 16 4 20, आपका 9, 4 2 6, देखिए आ गया 69 आ गया। इसको भी देखिए कोई बात नहीं, अब देखिए यहाँ तो हो गया, लेकिन इसको भी आना चाहिए ना, इसको भी चेक कीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10, 1 ये भी आ गया होगा 91। यानी आपका यही क्या क्या किया, सबका स्क्वायर करके ऐड कर दिया, सिंपल आपका है। इसको भी कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, ऐड कीजिए, ये होगा आपका 40, 40 20 यानी 65 हो जाएगा, कितना होगा आपका 65 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन सी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन क्या है कि रुधिर विज्ञान रक्त से संबंधित है, उसी तरह आपका शैवाल विज्ञान कवक से संबंधित है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए इसमें कि कौन सा वर्ड आपका रिपीट हो रहा है। अब देखिए कैसे देखेंगे हम, तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप देखिए कि देखिए एन है, एन के पहले आपका क्या पी है, यानी आपका यहाँ भी एन है, इसके मतलब इससे पहले आपका क्या होगा? पी होगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, MOPN है, यहाँ भी देख सकते हैं आप MO है, तो पी के बाद यहाँ क्या होगा? एन होगा, यानी आपका MOPN ये आपका क्या किया? रिपीट किया हुआ है, MOPN। तो अब देख लीजिए MOPN, फिर क्या होगा आपका? यहाँ से MO, इसके बाद PN, फिर क्या होगा आपका? तो MOPN, MOPN। तो क्या लिखा है, यानी MNPMON। आप देख लीजिए किस में है, MNPMON, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आपका ऑप्शन नंबर किस में है? तो ए में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन आपका 21 है, 21 को बनाइए। अब देखिए 21 में आपका आसान ही है, इसमें आपको क्या किया है? तो कोडिंग किया हुआ है, ठीक है, आपका कोडिंग किया हुआ है आपका 21 में। देखिए यानी आपका देखिए P है, तो P का कोड क्या है? सिंपल है, देखिए P के सामने यहाँ क्या है? N है, तो यानी इसका कोड हो गया, ठीक है। आपका R है, R कहाँ? आपका R सेकेंड लास्ट है, यहाँ सेकेंड लास्ट क्या आपका S है, यानी आपका इसका कोड S हो गया, ठीक है। फिर आपका A है, तो A यानी आपका क्या है? तो सेकेंड है, यहाँ सेकेंड क्या आपका T है, तो इसका कोड T हो गया। फिर आपका N है, तो N क्या आपका? यानी यहाँ N का कोड होगा आपका O हो जाएंगे, यानी NSTO। अब किसी ऑप्शन में आपका NSTO है, लेकिन आपका L भी है, यहाँ तो दिख नहीं रहा आपका, यानी 1 2 3 4 है, लेकिन आपका आंसर 1 2 3 4 5 है, यानी कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन में मिस्टेक है। इसका आंसर आपका सी होगा, लेकिन आपका इसमें देखिए आपका आंसर में 5 लेटर है, जबकि आपका क्वेश्चन में 4 ही लेटर है, यानी आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो आपका मिस्टेक है, आपका मिस्टेक है, यानी आपका यहाँ N के बाद आपका एक R भी होना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार। तो R का कोड आप देख लीजिए क्या है, यानी L जो है आपका R का ही कोड है, L जो है आपका R का ही कोड है, तब आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। आपका मिस्टेक था यहाँ, N के बाद आप R को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि राधिका ने अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर चली, ठीक है। अब देखिए 50 मीटर दक्षिण चली, ये आपका क्या है? दक्षिण है, तो ये आपका 50 मीटर कहाँ चली? दक्षिण चली, ठीक है। और कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ गई। अब देखिए बाएं मुड़ी है, यानी आपका बाएं मुड़ी है, इसके लिए बाएं ये होगा, ठीक है। बाएं मुड़ गई कितना? तो आपका ये बाएं मुड़कर 20 मीटर चली है। और कह रहा है फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर चली है।
उत्तर की ओर मुड़कर वो 30 मीटर चली है, ठीक है, उत्तर है 30 मीटर चली है। अब कह रहा है इस बिंदु से उसका घर किस दिशा में है, तो ये अपने घर से चली थी, यानी आपका घर इसका इधर थी ना, तो इधर यानी आपका ये देख लीजिए कुछ कौन सा डायरेक्शन है, ये आपका हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका क्या उत्तर, ये होगा आपका पश्चिम, यानी आपका हो जाएंगे यानी उत्तर पश्चिम, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। किस दिशा में इसका घर है, तो उत्तर पश्चिम में इसका घर है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 23 है। 23 आप बना लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको जोड़ घटाव करना है, इसे बनाना आपके लिए आसान है, इसे बना लीजिएगा, सिंपल है। अब देखिए चलिए बना ही देते हैं। आपका क्या है 10 है, आपको गुना को क्या करना है, गुना क्या है आपका, गुना का अर्थ क्या है, भाग है, तो भाग दे देंगे, ठीक है। 5 है, आप कह रहे हैं भाग का अर्थ क्या है, तो देख लीजिए भाग का अर्थ प्लस है तो प्लस कर देंगे। 3 फिर आपका क्या है माइनस का अर्थ क्या है, गुना है, तो गुना हम 2 कर देंगे। फिर आपका प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है माइनस कर दीजिए 3। अब देख लीजिए क्या आपका 5 दूनी 10, 2 3 दूनी 6 मैंने यानी 6 2 8, 8 में से 3 गया तो 5, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। क्या है आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो ज़्यादा चांस रहता है कि क्वेश्चन आपसे मिस्टेक ना हो जाए। क्यों, आप जैसे ऐसे काउंट कीजिएगा 1 2 3 तो पक्का है कि आपका मिस्टेक हो ही जाएगा। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये आपका देखिए स्क्वायर दिख रहा है, ठीक, स्क्वायर दिख रहा है, तो इसमें आपको पता होगा कि इसमें आपका 8 ट्रायंगल होते हैं। उसी तरह से आपका ये स्क्वायर है, इसमें आपका भी 8 ट्रायंगल हो जाएगा, यानी 8 दूनी 16 ट्रायंगल हमें पता चल गया, ठीक है, 16 ट्रायंगल हमें पता चल गया। अब देख लीजिए आप इसको देखिए, इसमें आपका कितना है 3, इसमें आपका मिलेगा ट्रायंगल, और आपका 3 इसमें मिलेगा, 3 दूनी 6, यानी आपका यानी 16 6 22 ट्रायंगल मुझे पता चल गया, यानी 22 ट्रायंगल पता चल गया। अब देख लीजिए कि आपको देखिए ये जो आपका ट्रायंगल है, ये इसको काउंट तो नहीं किए थे हम, ये 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया, यानी 22 2 24 ट्रायंगल मुझे पता चल गया। और देखते हैं, और देखिए आप इसको देखिए, इसको ये तो हम काउंट नहीं किए थे कभी, तो 1 ये आपका 2 इधर से और 2 आपका इधर से, ठीक है, 4 ट्रायंगल आपका और हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 28 ट्रायंगल इसमें हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा यानी ए को 2 लिखा है, एम को 26 लिखा है, जेड को 52 लिखा है। देखिए क्या किया है, यानी ए का कोड आपका क्या होता है, तो 1 होता है, उसको 2 गुना कर दिया यानी 2 लिख दिए। इसी तरह आपका एम का होता है 13 तो 26 है, इसको 2 गुना कर दिया है। जेड का होता है आपका 26 तो उसको 52 कर दिया, यानी इसको भी 2 गुना कर दिया है, यानी सभी का कोड को क्या किया है 2 गुना करके लिखा गया है। तो देखिए इसमें भी आपका बी का कोड क्या था, तो आपका 2 होता है, लेकिन उसको 2 गुना कर देंगे 4 हो जाएगा। आपका ई का होता है 5, लेकिन उसको 2 गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। और आपका टी का होता है कितना, तो आपका यानी ई जियो टी का होता है आपका कितना 20 होते हैं, तो आपका 2 दूनी 40 हो जाएगा। अब देखिए इसको काउंट कर लीजिए, तो 40 10 50 50 5 54, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। क्या आपका 54 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन आपका 26 है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि सबसे डिफरेंट आपका कौन सा है, इसको पहचानना है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्योंकि आपका ये क्यूब है, यानी ये 5 का आपका क्यूब है, जबकि आपका सब जो अन्य है वो आपका किसी का क्यूब नहीं है, यानी आपका ऑप्शन ए क्या है, सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 27 है। अब देखिए 27 में क्या कर रहा है आपका कि पीले रंग के विपरीत सतह कौन सा होगा, पीले रंग के विपरीत सतह कौन सा होगा। तो आप देखिए पीला रंग का आपको देखना है, यहाँ देखिए आपका नारंगी, यहाँ नारंगी है, तो आपका यहाँ नारंगी है, यहाँ आपका नीला है, यहाँ आपका नीला है। देखिए जब आपका किसी भी आपका यानी घन के 2 सतह आपका सेम हो तो तीसरा सतह एक दूसरे के उल्टा होते हैं। देखिए आपका इसका मतलब पीला का उल्टा कौन हो जाएगा, बैगनी हो जाएंगे। तो पीला का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी बैगनी हो जाएंगे। तो इसके विपरीत कौन सा कलर होगा, तो बैगनी होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि राजीव अरुण का भाई है, राजीव अरुण का भाई है, राजीव आपका जो है अरुण का भाई है, ठीक है। राजीव को हम आर से लिखते हैं, अरुण को हम ए से लिखते हैं, तो अरुण का वो क्या है, भाई है, ठीक। और कह रहा है सोनिया सुनील की बहन है,
सोनिया सुनील की बहन है, अरुण सोनिया का बेटा है। अरुण जो है वो सोनिया का बेटा है। तो देख लीजिए सोनिया का बेटा कौन है, तो आपका ये अरुण कौन है, सोनिया का बेटा है। ठीक, और कह रहा है जो सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया जो है वो आपका सुनील की बहन है, यानी सुनील की बहन। ठीक है, ये बहन हो गया। तो क्वेश्चन क्या आपका है, क्वेश्चन है कि सुनील राजीव से कैसे संबंधित है। तो सुनील राजीव, तो सुनील यानी राजीव का मामा हो गया कौन, सुनील, यानी सुनील आपका राजीव के मामा हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अब देखिए यहाँ पर 20 आया है, यानी 2 और 4 से आपको 20 लाना है, और आपका 3 और 9 से आपको 90 लाना है। कैसे करेंगे, अब देखिए 2 का स्क्वायर कीजिए 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर कीजिए 16 आएगा, दोनों को ऐड कीजिए 16 × 20 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी किया, 3 का स्क्वायर कीजिए 9 आएगा, 9 का स्क्वायर कीजिए 81 आएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए आपको 90 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी करेंगे, 1 का स्क्वायर कीजिए 1 आएगा, 7 का स्क्वायर कीजिए 49 आएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए आपको 50 आ जाएंगे, आपका ऑप्शन सी आ जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 देखिए आपका यहाँ क्या है, तो सी है, तो सी का कोड आपका कितना था, 3 होता है, लेकिन आपका 16 है, यानी इससे 1 बढ़ा दिया है और इसका आपका स्क्वायर कर दिए, यानी आपका 16 आ गया है। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ एफ आपका है, तो एफ का कोड आपका कितना होता है, 6 होता है, तो 6 में 1 बढ़ा देंगे 7 आएगा, 7 का स्क्वायर कर देंगे आपका 49 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 49 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन है कि 21 लड़कियों की एक पंक्ति में मोनिका 4 स्थान दाएं से खिसकती है, तो बाएं से वह 12वें स्थान पर आ जाती है, यानी 12वें स्थान उसका हो जाती है। तो दाएं छोर से पंक्ति में उसका पूर्व स्थिति क्या थी, पूर्व स्थिति इसका क्या थी। अब देखिए ये आपका पंक्ति है, ठीक है, ये लाइन 21 लड़की है इसमें, तो कह रहा है मोनिका 4 स्थान दाएँ खिसकती है, दाएँ खिसकती है, 4 स्थान दाएँ खिसकती है, यानी यहाँ है मान लो 1 2 3 4, 4 स्थान दाएँ खिसकी, तो उसका इधर से इसका रैंक कितना आ गया आपका 12 हो गया। तो आपका बाएं से, यानी बाएं से, दाएं से नहीं बाएं से, ठीक है, तो यानी इधर से आपका इसका रैंक क्या है आपका, तो 12 है। ठीक है, तो यानी 4 स्थान खिसकी थी तब ये इतना है, तो यानी पहले कितना होगा, तो इसमें 4 माइनस कर देंगे, यानी इसका पहले से इधर से आपका 8वां स्थान होगा, इधर से आपका 8वां स्थान होगा। तो कह रहा है दाएँ छोर से कितना है, तो क्या कीजिए आप 21 में से 8 को माइनस कीजिए और +1 कर दीजिएगा, आपका कितना आ जाएगा, तो 21 में से आप 7 माइनस कीजिएगा तो आपको आएगा कितना, सॉरी 21 में से 8 माइनस कीजिएगा ना, 21 में से 8 माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 13 और 13, ये हो जाएगा 1, यानी 14। कौन सा स्थान है, 14वां स्थान है, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। अब देखिए यहाँ पर आपका कौन सा संख्या आएगा, देखिए अब देखिए इसको क्या कीजिए, इसमें से माइनस कीजिए, 33 में से 28 जगह आपका 5 आ जाएगा। अब देखिए ये आपका -2 है, यानी आपका पहले 4 अधिक है, 5 अधिक है, पहले आपका 5 अधिक है, फिर 2 कम है, फिर देखिए यहाँ पर 5 अधिक है, तो इसका मतलब आगे क्या होना चाहिए, 2 कम होना चाहिए, यानी आपका 36 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 34 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 है, अब इसको चेक कीजिए। अब कह रहा है कि निम्न संख्याओं में से किसका अदल बदल करने से समीकरण सही हो जाएगा, इसको किसको बदलेंगे तो ये सही हो जाएगा, इससे आप चेक कीजिएगा, यानी आपका 33 का आप चेक कीजिएगा, यानी आपका ऑप्शन डी आ जाएंगे, यानी जहाँ प्लस है वहाँ गुना कीजिए, जहाँ गुना है वहाँ प्लस कीजिए, आपको ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, इसे आप कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 34 है, इसमें आपको देखना है कि कौन सा संख्या गलत है, यानी कौन सा इस सीरीज में संख्या जो है वो आपका गलत है। अब देखिए ये आपका क्या है, तो देखिए 14 है, यहाँ 10 यानी 4 ज़्यादा है, और आपका इसके बाद 28 यानी 2 से क्या किया, गुना कर दिया। पहले देखिए 4 अधिक है, उसके बाद क्या किया, 2 गुना कर दिया। फिर आप देखिए 28 4 32 होता है, फिर 32 को 2 गुना कर दिया, यानी 64 हो गया। यानी फिर देखिए आप कि 64 4 कितना था, 68 होता है, और फिर 68 को 2 गुना कीजिए, तो 68 का आप 2 गुना कीजिएगा तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, यानी 13, 136 होना चाहिए, लेकिन आपका कितना है, 132 है, तो यही आपका गलत है, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 देखिए क्या है, क्वेश्चन है
कि आपका वक्तव्य दिया है कि सहकारी उद्यम से उत्पादन में वृद्धि होती है। ऑप्शन 1 आपका पूर्वानुमान है कि सहकारिता एक वांछनीय लक्षण है, ये आपका गलत है। सहकारिता से उत्पादन बढ़ता है, ये आपका सही है। ये आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, केवल 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। अब देखिए इसमें क्या है आपका कि कौन सी आकृति यानी चावल, गेहूँ, अनाज को प्रकट करती है। तो क्या आपका अनाज के अंदर आपका चावल और गेहूँ दोनों आ जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 का आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन लेंदी है। ये क्वेश्चन आपका लेंदी है, यहाँ बनाना संभव नहीं है। इसका आंसर आपका सी हो जाएंगे। इसे आप टेलीग्राम पर इसका PDF में इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें देखिए क्या करा है कि ऐसी संस्था उन परीक्षा में फेल छात्रों को दर्शाती है। ठीक है, ये आपको फेल छात्रों को दर्शा रहा है। तो कह रहा है कि कुल छात्र आपका 500 है, तो उन छात्रों का प्रतिशत को न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल हुए हैं। यानी उसका प्रतिशत निकालना है जो आपका कम से कम 2 एग्जाम में क्या हो, फेल हुआ हो। इसमें से आपको इसका प्रतिशत बताना है जो आपका कम से कम 2 एग्जाम में क्या हो, फेल हो। अब देखिए यानी 12 जो है आपका गणित और अंग्रेजी में फेल है, 10 आपका हिंदी और अंग्रेजी में फेल है, और आपका 12 आपका गणित और हिंदी में फेल है, और आपका 5 जो है वो आपका सभी में फेल है। तो कह रहा कम से कम 2 विषय में क्या हो, फेल हो। तो ये भी आपका काउंट होगा। इन सभी को आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। 12 + 10 + 12 + 5 सभी को आप ऐड कीजिए। 12 दूनी 24 हो गया, और 10 × 5 = 15 हो गया। यानी 24 × 15 कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 39 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा आपका, 39 आ जाएंगे। अब बट्टे कितना करेंगे, 500 करेंगे, गुने आपका 100 करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 से भाग दीजिए तो 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, 4 बचा, 5 × 8 = 40, यानी 7.8 आ जाएगा। इन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। अब देखिए 39 आपका है। ये क्वेश्चन थोड़ा आपका लेंदी है, यहाँ बनाना संभव नहीं है। अब इसका हम सोल्यूशन आपको दे देंगे PDF यानी टेलीग्राम पर, वहाँ से आप इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन तो है आपका आसान है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, तो इसे आप देख लीजिएगा। थोड़ा टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे वहाँ सोल्यूशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। अब देखिए इसको क्या करना है, कह रहा है सार्थक आरोही क्रम में सजाइए। यानी आपको बढ़ते हुए क्रम में उसको क्या करना है, सजाना है, बढ़ते हुए क्रम में। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, हल जोतना होगा। पहले हल जोतेंगे, इसके बाद आपको क्या करेंगे, बीज को बोएंगे। यानी आपका सबसे पहले क्या होगा, तो थर्ड हो जाएगा, इसके बाद आपका फर्स्ट हो जाएंगे, थर्ड के बाद फर्स्ट। आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर केवल ए में है। थर्ड के बाद फर्स्ट हो जाएंगे, बीज बोएंगे, उसके बाद खाद डालेंगे, यानी 2 हो जाएंगे। उसका सबसे लास्ट होगा फल काटना, यानी आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।